देखेंगे यहाँ पे संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले आप देखोगे सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया, तत्परंत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। प्रस्तावना क्या है? संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। आप कोई भी किताब आप देखेंगे खरीदेंगे तो सबसे पहले उसमें लेखक का मतलब उद्देश्य क्या है किताब को लिखने का, लेखक किन परिस्थितियों से गुजरा है इस किताब को लिखने के लिए, किसका किसका योगदान रहा इस किताब को लिखने के लिए, सारे चीजों को मतलब उसमें दिया रहता है। तो संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का एक तरह से परिचय पत्र है। क्या है? एक तरह का परिचय पत्र है। ठीक है, क्योंकि आगे चल के इसको परिचय पत्र कहा भी गया। संविधान की प्रस्तावना को, ठीक है, किस विद्वान ने इसको परिचय पत्र कहा है तो क्या बताएंगे? नानी पालकी वाला। लड़की वाला। बिल्कुल, एन ए पालकी वाला ने इसको कहा है। क्या बताया है? तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया। इनमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को मतलब क्या किया गया है? तो सम्मिलित किए गए। ठीक है, अगर पूछेगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द क्या भारतीय संविधान में मूल रूप से वर्णित थे? तो मूल रूप से वर्णित नहीं थे। इसको शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया। अब सब आप देखेंगे संविधान की प्रस्तावना के विषय वस्तु क्या है तो देखेंगे अभी वर्तमान स्वरूप में प्रस्तावना इस रूप में है। ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये एक्चुअली में ना हिंदी में सर पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, किस प्रकार की न्याय? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीन प्रकार की न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, ध्यान में रखें, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है, 2 प्रकार की समता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रस्तावना है। अब प्रस्तावना का महत्व क्या है? तो मुख्य रूप से प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। क्या क्या है? तो संविधान के अधिकार का स्रोत है। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों को सख्ती से अधिकृत किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। राष्ट्र की, ठीक है, एक राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 19 द्वारा इस संविधान से अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मकृत करते हैं। तो संविधान सभा जो था संविधान सभा को आत्मकृत या फिर अधिनियमित करता है, फिर अंगीकृत करते किसके बिहाफ पे? जनता के बिहाफ पे ही नहीं करते हैं। संविधान सभा के लोग जो थे, ठीक है, किसके द्वारा मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? जनता को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दूसरा क्या? भारत की प्रकृति बताता। भारत की प्रकृति कैसा? भारत एक संप्रभु नेशन है। ठीक है, इंडिया बात करेंगे एक संप्रभु है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये घोषणा करते हैं भारत संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। भारत कैसा है? तो गणतांत्रिक, ठीक है, गणतांत्रिक व्यवस्था, राज्य व्यवस्था वाला देश है। धर्मनिरपेक्ष भी है, लोकतांत्रिक भी है, समाजवादी भी है, एक संप्रभु है। ठीक है, मतलब संप्रभु कहने का मतलब अपने देश के अंदर, अब अपने देश के बाहर सभी निर्णयों को लेने के लिए हम लोग क्या है? स्वतंत्र है। इसमें किसी बाहरी देशों का हमारे ऊपर दबाव नहीं हो सकता है। संविधान का उद्देश्य क्या है? तो इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। ठीक है, संविधान का उद्देश्य क्या है? इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व की बात करेंगे, संविधान के उद्देश्य है। संविधान की लागू होने की तिथि आपको कहाँ पे दिखेगा? तो संविधान की लागू होने की तिथि आपको संविधान के प्रस्तावना में दिखेगा। ठीक है, संविधान के लागू होने की तिथि कहाँ पे दिखेगा? संविधान की प्रस्तावना में। कब है संविधान के लागू होने की तिथि? क्या बताएंगे? 26 नवंबर 1949 को सर। बिल्कुल, 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, ध्यान में रखना है। अंगीकृत ठीक है, किया गया था ना सर। हाँ बिल्कुल ठीक है, लागू होने की तिथि वही है। तो कुछ आर्टिकल्स को लागू किया गया था ना, मानेंगे। पूर्ण रूप से तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने सीधे लागू होने की बात किया गया। ठीक है, तो जी यही है। सर। ठीक है, हम्म। अब पूर्ण रूप से तो आपको पता ही है कब लागू किया गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो आगे चलेंगे तो आगे क्या प्रश्न है? प्रस्तावना के मुख्य शब्द है उस पर जरा बात करेंगे। ठीक है, सारे शब्दों को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। प्रस्तावना के मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया। ये शब्द संप्रभुता,
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, इनका विस्तार से उल्लेख नीचे किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए संप्रभुता क्या होता है। फिर हम संप्रभुता की बात के संप्रभु का आयास क्या है, तो भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। ठीक है, भारत बहुत दिन तक डोमिनियन रहा था। ठीक है, हम लोग ब्रिटिश के डोमिनियन रहे थे। ठीक है, जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हो गया, हमारे 1950 तक हम लोग एज ए डोमिनियन स्टेट ही थे। ठीक है, 1950 में जाके हमें संप्रभुता हासिल होती है। आजादी के बाद फिर 3 वर्षों तक हम डोमिनियन स्टेट बन के ही रहे थे। इसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, ये अपने मामलों में आंतरिक और बाहरी का निस्तारण करने के लिए मतलब क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखें। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये आप इसको समझेंगे तो प्रस्तावना अगर पॉलिटी वगैरह अगर लिखते हैं ना तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है उसमें। ठीक है, मेंस वगैरह में। ठीक है, संप्रभु शब्द का अर्थ यह है कि भारत न तो किसी अन्य देश पे निर्भर है, न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। ठीक है, इसके ऊपर स्वतंत्र कोई सर। शक्ति नहीं है। बिल्कुल ठीक है, स्वतंत्र स्वतंत्र देश सर। अलग हो गया, नहीं स्वतंत्र देश है और संप्रभु के कहने का मतलब अलग है, दोनों में बहुत अंतर है। हर जी। स्वतंत्र देश संप्रभु नहीं हो सकता है। चीन हमेशा से स्वतंत्र था लेकिन वो कभी भी संप्रभु नहीं बना। चीन स्वतंत्र था, चीन कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ, पता है। नेपाल कभी किसी के गुलाम नहीं हुआ लेकिन नेपाल भी संप्रभु नहीं था। बहुत सारे मामलों में ब्रिटिश के अधीन था वो। ठीक है ना, तो संप्रभु और स्वतंत्र कहने में बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी। जी। चलिए, संप्रभु शब्द का अर्थ है कि भारत न तो किसी अन्य देश पे निर्भर है, न ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है, इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है। ये अपने मामलों में आंतरिक मामला या फिर बाहरी मामला दोनों में मतलब क्या है, स्वतंत्र है। यद्यपि 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वीकार करते ब्रिटेन का इसका प्रमुख माना, लेकिन हमने अपने शर्तों पे किया। ब्रिटेन ने बोला से राष्ट्रमंडल का सदस्य बन जाओ। ठीक है, और देश का जो हेड ऑफ मतलब जो स्टेट जो रहेगा, राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने के साथ एक बहुत बड़ा नियम ये जुड़ा था, जो भी नेशन राष्ट्रमंडल का सदस्य बनता था वह हेड ऑफ स्टेट जो होता था ब्रिटेन का राजा या फिर रानी होता था। लेकिन भारत ने इसको मतलब काउंटर करते बोला से नहीं, हम तुम्हारा सदस्य तो बनेंगे लेकिन हमारा हेड ऑफ स्टेट जो क्या होगा, लोकतांत्रिक तरीके से मतलब क्या जाके जनता के द्वारा ही मतलब क्या करेंगे, जनता के प्रतिनिधि के माध्यम से चुने जाएंगे। ठीक है, तथापि संविधान में अलग से घोषणा किसी भी तरह के भारतीय संप्रभुता को प्रभावित नहीं करती है। इसी प्रकार भारत की संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता उसकी संप्रभुता को किसी मायने में सीमित नहीं करती है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण होता है किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से से दावा छोड़ सकता है। ठीक है, ध्यान रखें, इन सारे मामलों के लिए मतलब क्या है, तो भारत क्या है, स्वतंत्र है। दूसरा शब्द की बात करेंगे तो दूसरा क्या है, समाजवादी। क्या है, समाजवादी। अब समाजवादी से क्या निकल कर आएगा, तो समाजवादी हमारे संविधान के मूल नहीं थे। ठीक है, प्रस्तावना में मूल रूप से पहले से उपलब्ध नहीं थे, जबकि 1976 में 42वें संविधान संशोधन से पहले भी भारत में संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों में समाजवादी लक्षण मौजूद थे। शब्द तो उल्लेख नहीं था लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत का आर्टिकल्स को बांटेंगे तो बोलते हैं ना समाजवादी या अनुच्छेद, गांधीवादी बांटते हैं कि नहीं, तो वहां पे दिखता था लेकिन संविधान में प्रस्तावना में मौजूद नहीं था। दूसरे शब्दों में जो बात पहले संविधान में अंतर्निहित थी उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में आबादी सत्र में एक प्रस्ताव पारित करके उसके अनुसार कार्य किया। ठीक है, ध्यान में रखें, कौन सा सत्र, अवारी, कौन सा, अवारी सत्र याद रखेगा। ठीक है, शायद गुजरात में पड़ता है सर ये। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, न कि मतलब साम्यवादी समाजवाद है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, समाजवाद दो तरह का होता है। एक समाजवाद साम्यवादी समाजवाद। साम्यवादी समाजवाद अपने आप को बोलता है भाई साहब हम जो है ना ओरिजिनल समाजवाद है। ठीक है, साम्यवादी समाजवाद का एग्जाम्पल क्या होगा, तो साम्यवादी समाजवाद का एग्जाम्पल चीन है। कौन है, चीन है, रसिया। ठीक है, कैसा समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद है। जबकि भारत कैसा समाजवाद है, भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, जो साम्यवादी देश है वो अपने आप को बोलता है सब बहुत बड़े समाजवादी है, लेकिन एक्चुअली में अगर बात किया जाए तो बहुत बड़ा मतलब वो समाजवादी ना होकर मतलब क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, केंद्रीयकृत मतलब सरकार का वो एग्जाम्पल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जिसे राज्याश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर राष्ट्रीयकरण और निजी निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण, निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर काम करता है। साम्यवादी समाजवाद का सबसे बड़ा दोष क्या है जानते हैं, सारे साधनों का,
ठीक है, राष्ट्रीयकरण करना है। ठीक है, मान लीजिए हमारे यहाँ क्या है, जैसे हमको दूध खरीदने जाते हैं, हमारे पास ये 75 गो ऑप्शन है, लेकिन चाइना रसिया में आप दूध खरीदने जाइएगा तो पूरे देश में ही मतलब एक ही कंपनी का दूध बिकेगा जो कि राज्य के द्वारा संचालित होगा। आप कपड़ा क्या पहनोगे वो राज्य तय करेगा या कि आप खुद तय करोगे? आप खुद तय करोगे ना। लेकिन समय जहां पे साम्यवादी समाजवाद है वहां पे किसी भी तरह का ऑप्शंस लोगों के पास नहीं होता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां वहां पे मतलब क्या होती है, कभी फल फूल ही नहीं पाती है। रीजन क्या होता है, वहां पे सारे तरीके से मतलब क्या होता है, संपत्ति का उन्मूलन वहां पे शामिल होता है। कोई भी संपत्ति मतलब क्या है, किसी लोकल लोगों का नहीं है। ठीक है, सारा संपत्ति मतलब क्या है, राज्य का संपत्ति है। सारे चीजों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे। ठीक है, सारे चीजों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे, गवर्नमेंट के अंदर मतलब काम करेगा। गवर्नमेंट आपको बहुत सारा ऑप्शन नहीं देगी। तो एक तरह से लगता है कि तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरे संपत्ति का उन्मूलन शामिल है, निजी संपत्ति का। एक तरफ से सरकार क्या है, अपने अधीन मतलब बहुत अधिक पावर रख रही है। तो ये अपने आप को कहते हैं हम जो है दुनिया में समाजवाद का झंडा लेकर आगे खड़े, हम जो है ओरिजिनल समाजवाद है। लेकिन एक्चुअली में ठीक है, भारत जैसा देश जो है वो मतलब समाजवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, कि हम जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है। और हमारे यहाँ क्या है, हमने राष्ट्रीयकरण भी किया है, निजी संपत्तियों का उन्मूलन भी नहीं किया। तो इसलिए हमने मतलब दोनों को मिलाकर जिस अर्थव्यवस्था को अपनाया है उसको मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। तो अगर पूछेगा कि साम्यवादी समाजवाद किसमें आस्था रखता है, तो ध्यान में रखिएगा वो राष्ट्रीयकरण की भावना, निजी संपत्ति के उन्मूलन में आस्था रखता है। लेकिन भारत जो है लोकतांत्रिक समाजवादी किसमें आस्था रखेगा, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखेगा। ठीक है, जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होगा, तो जहां लोकतांत्रिक और निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। अब भारतीय समाज और मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। ठीक है, आप बोलोगे सर मार्क्सवाद क्या है, तो कभी मैं जितना भी थ्योरी वगैरह है ना, सबका थ्योरी मैं आपको समझ, जितने भी मतलब थिंकर है, ठीक है, सबको एक बार समझा दूंगा। साम्यवादी अर्थव्यवस्था पूर्णतः मतलब मार्क्सवाद के ऊपर चलता है। ठीक है, इसके ऊपर चलता है, मार्क्सवाद के ऊपर चलता है। ठीक है, हालांकि मार्क्सवाद के तोड़ा मोड़ा रूप, तो देखिए मार्क्सवाद का थ्योरी केवल आप देखेंगे किसके ऊपर लागू होता है ना, तो यहाँ पे शहरी मजदूर जो होता है ना, मजदूर जो फैक्ट्री में जो काम करने वाला मजदूर है ना, उस पर एक लागू होता है मार्क्सवाद का थ्योरी। मार्क्सवाद का थ्योरी ठीक है, खेतों में काम करने वाले जो मजदूर जो होते हैं उनके ऊपर कभी भी लागू नहीं होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं ना, उनके ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स ने कहा था क्रांति तभी संभव हो पाएगी जब किसी के पास कोई संपत्ति नहीं रहेगा। नहीं तो संपत्ति जिसके पास रहेगा डर से क्रांति में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उनको हमेशा अपना संपत्ति राज्य के द्वारा छीने जाने का डर होगा। तो जो मजदूर जो खेतों में काम करते उसके पास जमीन है तो कभी भी क्रांति में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो राज्य के द्वारा राज्य के खिलाफ बात कर रहा है, उसकी संपत्ति छीन लिया जाएगा। जबकि जो मजदूर जो है, जो कि मतलब कहाँ काम करते, कारखानों में काम करते, उसके पास कोई संपत्ति नहीं, वो आज कमा रहा है कल नहीं काम करेगा। ठीक है, कल नहीं काम करेगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो वही से मतलब क्रांति की शुरुआत होगी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन भारतीय समाजवाद की बात कर, भारतीय समाज और गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिला जुला रूप है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा समाजवाद जो है गांधीवादी समाजवाद की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे, ज्यादा डिफरेंट बातें तो नहीं हो गई ना, थोड़ा ऊपर ऊपर जाने वाला बात तो नहीं हो गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दार्शनिक टर्म भी थोड़ा समाजवाद है, इसे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर यार। हमने भारतीय समाजवाद ठीक है और साम्यवादी साम्यवादी समाजवाद में आपको अंतर बताया। ठीक है, और कोई अंतर नहीं इसमें। भारतीय समाजवाद की बात करेंगे, गांधीवादी समाजवाद की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है। ठीक है, चलिए, पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह पढ़ाऊंगा तो थोड़ा और अच्छे से चीजें क्लियर होगी। ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति 1991 में, हालांकि भारत ने समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा लचीला बनाया है। ठीक है, हम लोग थोड़ा थोड़ा सा लचीला बना दिए समाजवादी प्रतिरूप को। कब बना दिया भाई साहब? 1991 से पहले हमारा समाजवादी समाज, हमारा जो बात करेंगे प्रतिरूप जो था, ठीक है, भारत की समाजवादी प्रतिरूप जो था बड़ा कठिन था, किसी भी विदेशी कंपनी को इंटर नहीं करने देते थे। 1991 में हमने अपने अर्थव्यवस्था का द्वार खोला, बोला आओ वेलकम है तुम्हारा। और जब वेलकम जो हुआ तो थोड़ा सा उदारीकरण अपनाया। ठीक है, उदारीकरण अपनाया, थोड़ा सा प्राइवेट कंपनी को भी थोड़ा सा हमने बोला चलो ठीक है तुम भी शामिल हो जाए। निजीकरण अपनाया। ठीक है, निजीकरण अपनाया, साथ में वैश्वीकरण को भी अपनाया। ठीक है, जिसको हम लोग एलपीजी के नाम से जानते हैं 1991 में। तो हम लोग थोड़ा समाजवादी की तरफ से हम थोड़ा विमुख हो गए थोड़ा सा। अभी वर्तमान स्वरूप में मोदी गवर्नमेंट की बात करेंगे तो ये सरकार थोड़ा सा समाजवाद से थोड़ा सा अपना दूरी बना रही है। ठीक है, जैसे देखेंगे सरकार क्या कर रही है, रेल का मतलब प्राइवेटीकरण कर रही है, बिजली का प्राइवेटीकरण कर दी, करना दी,
बहुत सारा रेलवे स्टेशन को, बहुत सारा प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट वगैरह को मतलब क्या कि बेच दिया गया। तो चलो, एयरपोर्ट को तुम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से रेलवे से कौन यात्रा करता है? गरीब लोग यात्रा करता है। तो समाजवाद का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? गरीबों को अधिक से अधिक मतलब लाभ पहुंचाना, उनको मतलब समाज के मतलब विशेष धारा में लेकर आना, जो कि उनके लिए बिजली जरूरी है, उनके लिए रेल जरूरी है, क्या है कि नहीं? एयरपोर्ट को कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मैटर नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, चलो वहां पे गरीब लोग उतना सफर नहीं करते, लेकिन बिजली को कर रहे हो, बिजली क्या है? लोगों की आम जरूरत है कि नहीं आम जरूरत? ठीक है, इसीलिए रेलवे का तो किराया बढ़ा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं से समाजवाद की तरफ से सरकार थोड़ा विमुख हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा इतना भी लचीला नहीं, मतलब कह सकते हैं सरकार थोड़ा समाजवाद से और झुक कर किधर की ओर अपना ध्यान बढ़ा रही था? थोड़ा पूंजीवाद की ओर मतलब जा रही, इसलिए बीजेपी की सरकार वर्तमान सरकार पर सबसे ज्यादा आरोप क्या लगता है? पूंजीवादी सरकार है, ठीक है। पूंजीवाद नहीं। प्लस धर्मवाद भी है। क्या? प्लस धर्मवाद भी थोड़ा है। हाँ, तो वो तो है ही अपना, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से तभी हम लोग किसको समझे, तो समाजवाद के संदर्भ में हम लोग बात की है, ठीक है। अब आए धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 82वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में द्वारा जोड़ा गया, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने 1974 में कहा था। यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते, इसलिए संविधान, ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष की सभी अवधारणाएं, ठीक है, विद्यमान है, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक्चुअली में सरकार किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करती, अगर करेगी तो सब धर्म का करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, ठीक है। स्टेट शुड नॉट, ठीक है, किसी भी के साथ पार्शलिटी नहीं कर सकती है किसी रिलीजन के साथ, ठीक है। यहाँ पे जो बातें लिखी हुई इससे हम सहमत नहीं रखते। उन्हें सरकार का उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है, ऐसा नहीं होता है। सरकार किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करती, ध्यान में रखिएगा। समझ, सभी धर्म क्या है, उनके लिए समान है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, जो नीति जो बनेगी वो सभी धर्मों के लिए मतलब क्या होगा? मिलता जुलता नीति बनेगा, लेकिन इसमें भी विवाद है, सभी धर्म का अपना अपना पर्सनल लॉ है, उसको खत्म करने के लिए बात हो रही है। इसी के लिए क्या लाना पड़ेगा? यूसीसी लाना पड़ेगा, जो कि संविधान के किस आर्टिकल्स में है? तो 44 में। किसमें है? 44। समझ रहे हैं ना? किसमें है? 44 में है, ठीक है। अब क्या है? तो आप देखिए, लोकतांत्रिक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में है, ठीक है। भारत की सर्वोच्च शक्ति किसके हाथों में है? तो हमारे हाथ में। भले ही हम लोग 500 रुपया के लिए वोट बेच दे, दूसरी बात है, लेकिन फिर भी शक्ति किसके हाथों में है? हमारी हाथों में, ठीक है। लोकतंत्र भी दो तरह के होते हैं। एक लोकतंत्र होते हैं प्रत्यक्ष होते हैं, दूसरा लोकतंत्र होता है अप्रत्यक्ष होते हैं, ठीक है। भारत में दोनों प्रकार के लोकतंत्र आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मतलब वोटिंग जो होता है, आम चुनाव जो होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की तरह होता है। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष किस तरीके से दिखेगा वो भी हम बताएंगे, ठीक है। क्या होता है इसमें? तो लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड की बात करेंगे, ठीक है, स्विट्जरलैंड में बात करेंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार प्रमुख औजार है, क्या? परिपरीक्षा, ठीक है, जिसको रेफरेंडम बोलते हैं। रेफरेंडम क्या होता है? अब रेफरेंडम करवा ली, जैसे कि यहीं पे कितना 15-16 आदमी जो है, ठीक है, कल मेंस का कौन सा टॉपिक डिसाइड किया जाएगा, ठीक है, आप लोग खुद वोट कर दीजिएगा, ठीक है, देख लेंगे जिसका ज्यादा वोट हो रहा है उसी से रेफरेंडम, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, जूनागढ़ रियासत में रेफरेंडम कराया गया, से जूनागढ़ रियासत भारत में शामिल होगा कि पाकिस्तान में शामिल होगा, ठीक है, रेफरेंडम होता है। एक होता है पहल, होता है इनिशिएटिव की बात करेंगे। एक प्रत्यावर्तन होता है, या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल करना, ठीक है। जनमत संग्रह होता है, जिसको प्लेबिसाइट कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये सारे, ये यहाँ पे वापस बुलाना, ठीक है, रिकॉल। भारत में रिकॉल का कोई सिस्टम नहीं है। भारत में कोई नेता अगर चुन लिया जाए और 5 साल तक कोई काम न करे, तो उसको ऐसा नियम होना चाहिए 1 साल के बाद उसको वापस बुला ले, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये सारे के सारे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पार्ट है। परिप्रेक्षा, रेफरेंडम, पहल, प्रत्यावर्तन, ठीक है, प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल और जनमत संग्रह किसमें देखने को मिलेगा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में देखने को मिलेगा। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। जैसे कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे? हम लोग किसका चुनाव करते हैं? हम लोग संसद का चुनाव करते हैं, लोकसभा का इलेक्शन होता है, लेकिन क्या संसद देश चलाता है? नहीं, संसद देश नहीं चलाता है, देश चलाता है कैबिनेट, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडलीय सरकार की बात की गई है, कैबिनेट,
के सहायता से, ठीक है, प्रधानमंत्री एक तरह से मतलब सर्वासर्वी होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का हम चुनाव तो नहीं करते। प्रधानमंत्री का चयन कर दो, संसद के लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। लेकिन लोकसभा को तो हमने चुनकर भेजा है ना, लोकसभा को किसने चुना, हमने चुना। लेकिन प्रधानमंत्री लोकसभा के द्वारा चुने गए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव एक तरह से जनता के द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा हुआ, ठीक है। इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र के तौर पे भी जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो देश चलाने वाला जो सर्वासर्वी जो लोग जो होते हैं, उनको कैसे चुना जाता है, तो उनको, ठीक है, जो जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि जो जाते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। जैसे मुख्यमंत्री के वोट हम लोग करते हैं क्या, नहीं करते, हम लोग किसको, विधायक के वोट करते हैं। विधायक अपना नेता चुनता है, उसमें से कोई व्यक्ति एक मुख्यमंत्री बनता है। तो मुख्यमंत्री को जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुना गया ना, ठीक है, इसलिए इसको प्रतिनिधि लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए लोकतंत्र को, देखिए इस प्रकार लोकतंत्र को प्रतिनिधि दिया होगा आगे, ठीक है। प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है, ये दो प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन, ठीक है। राष्ट्रपति के अधीन, तो भारत में राष्ट्रपति के अधीन सरकार नहीं है। राष्ट्रपति के अधीन जो सरकार होगी अधिष्ठात्मक कहेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट कहेंगे, जो कि कहाँ पे देखने को मिलता है, यूएसए में देखने को मिलता है। लेकिन यूएसए में जो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसा होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। मतलब यूएसए में जनता किसे चुनेगी, बाइडेन और ट्रंप में से चुनेगी, सब वोट किसको दे, डायरेक्ट बाइडेन को वोट या फिर डायरेक्ट ट्रंप को वोट जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति को आप डायरेक्ट वोट नहीं कर सकते, हमारे प्रतिनिधि मतलब राष्ट्रपति को चुनते हैं। हमारे प्रतिनिधि कौन है, तो संसद में चुने गए सदस्य, लोकसभा में चुने गए सदस्य, राज्यों के विधानसभा में चुने गए सदस्य। और राज्यों के विधानसभा से मतलब राज्यों के विधानसभा से मतलब देश के राज्यसभा में चुने गए सदस्य, ये मतलब राष्ट्रपति को चुनेंगे। जबकि अमेरिका में क्या होगा, अधिशात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है, प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो है, लेकिन वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। ट्रंप डायरेक्ट वोट में खड़ा होगा, बाइडेन डायरेक्ट वोट में खड़ा होगा, ठीक है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति डायरेक्ट में चुनाव में थोड़ी ना खड़ा होता है, आप थोड़ी ना जाते हैं मतलब जाके प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या फिर बात का अभी कौन है, अरे क्या नाम है राष्ट्रपति का, ठीक है, मुर्मू। देखिए। द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू। हाँ, द्रौपदी मुर्मू को जाके आपने थोड़ी ना वोट किया है। लेकिन वही अमेरिका के नागरिक आप होते हैं डायरेक्ट ट्रंप को जाके वोट करते हैं या फिर डायरेक्ट बाइडेन को जाके वोट करते हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति के तो है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वह भी मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वहां पे होता है। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। व्यस्मताधिकार है, सामयिक समय है, मतलब समय के साथ चुनाव होगा। कानून की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप से किया गया है, जिसमें से न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का भी शामिल किया गया है, ठीक है। हमारे यहाँ केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी है, ठीक है। इस आयाम पे डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं हो सकता, ठीक है, जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हुए। स्टेटमेंट किसका है, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं हो सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व को मानता रहती हो। स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग करने से एक त्रयी के रूप में नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखना चाहिए। ये आपस में मिलकर एक त्रयी की रचना इस अर्थ में करते हैं, यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र के उद्देश्य पराजित हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर बात करेंगे लोकतंत्र किस तरह का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र, तीनों लोकतंत्र एक साथ मिलकर जैसे होता है ना वेद त्रयी का निर्माण करना, उसी तरह से त्रयी का निर्माण करते हैं। अगर इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो वहां से लोकतंत्र की हत्या मानी जाएगी, ठीक है। इसी मतलब क्या हो जाएगा, लोकतंत्र वहां पे, लोकतंत्र का जो उद्देश्य जो है वो मतलब पराजित हो जाएगा। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार स्वाधीनता को समानता को भ्रातृत्व व बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ और आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना आधिपत्य के व्यक्तित्व, पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी, ठीक है, ध्यान रखें। मतलब किसी भी चीज को किसी से अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे तीनों चीज जो दिया हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र, तीनों एक दूसरे के पूरक है, सिंपल शब्दों में हम कहें तो, ठीक है। किसी को भी किसी से भी अलग करेंगे तो वहां पे लोकतंत्र की मतलब क्या मानी जाएगी, उसके उद्देश्य कभी भी पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था की, संविधान एक महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिसमें से प्रत्येक नागरिक को भारतीय गणराज्य के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
प्रदान किया जाता है। ठीक है, कितने प्रकार के न्याय? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो बहुत सारा शब्द है, लेकिन गणतंत्र राज में करवा दे रहा हूँ। 5 के बाद क्या करेंगे? कल हम लोग करेंगे इसका। ठीक है, 5 तक हम करवा दे रहे, गणतंत्र करवा दे रहे, बाकी जो संविधान की जो विशेषताएं है वो कल क्लास संविधान के नहीं। ठीक है, हमारा जो महत्वपूर्ण शब्द जो है प्रियम्बल में, उसके बारे में कल हम लोग देखेंगे। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, क्या राजशाही होता है, गणतंत्र होता है। देखिए, अब देखें लोकतांत्रिक, आप बोलेंगे राजशाही क्या लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था नहीं? बिल्कुल है राजशाही लोकतांत्रिक व्यवस्था। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में राजा होता है लेकिन डेमोक्रेसी है। भूटान में क्या होता है? राजा होता है, डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो गणतंत्र की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, या तो गणतंत्र होगा या फिर राजशाही होगा, दोनों हो सकता है। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी होता है, जैसा कि ब्रिटेन है। लेकिन ब्रिटेन भी क्या है? डेमोक्रेटिक है। ब्रिटेन के बारे में क्या कहते हैं? ब्रिटेन के बारे में कहते हैं यहाँ पे संवैधानिक राजतंत्र। क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है। उत्तराधिकारिता के माध्यम से पद पे आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में है। वही राष्ट्र गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसा कि अमेरिका। आप बोलेंगे सर यहाँ पे आप बता रहे हो अमेरिका में, ठीक है, यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष जो होता है निश्चित समय के लिए तौर चुनकर आता है, लेकिन फिर से आप बता रहे हो अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। तो मैं यहाँ पे इतना कह सकता हूँ, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, जबकि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, लेकिन दोनों को दोनों एक डेमोक्रेटिक नेशन के लिए, ठीक है, रिपब्लिक के लिए, गणतंत्र के लिए जरूरी है। तो वहां पे मतलब राष्ट्रपति के चुनाव मतलब क्या हो, सॉरी, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव कर। अब देखें, किसी देश में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हो सकता है, फिर किसी देश में प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है। हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष कौन है? तो हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष क्या है? प्रेसिडेंट साहब है। बहुत देश में प्राइम मिनिस्टर भी हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अमेरिका में केवल राष्ट्रपति ही होते हैं। अब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री भी होता है, राष्ट्रपति क्या राजा या रानी भी होता है, जो कि हेड ऑफ स्टेट कौन है? तो फिर राजा और रानी ही हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन कार्यकारी का प्रमुख कौन है? तो कार्यकारी का प्रमुख कौन होंगे? पीएम साहब होंगे। जस्ट लाइक भारत में, क्योंकि हम लोगों ने किस शासन व्यवस्था को अपनाया? तो हम लोगों ने संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख, ठीक है, अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आएगा। ठीक है, गणतंत्र का मतलब है, गणतंत्र का मतलब जनता का शासन भारतीय संविधान के अनुसार नहीं होगा। गणतंत्र का मतलब होगा भारत गणतंत्र इसलिए क्योंकि भारत का राष्ट्राध्यक्ष क्या होता है? निर्वाचित होते हैं, चुने जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? वंशागुणत नहीं है। गणतंत्र का मतलब ये है। गणतंत्र शब्द रिपब्लिक शब्द है, फ्रांस से आया। ठीक है, किसकी देन है? फ्रांस की देन है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में 2 और बातें शामिल है। पहली ये कि राजनीतिक संप्रभुता किसी के व्यक्ति जैसे राजा के हाथों में होने के बजाय लोगों के हाथों में होनी चाहिए। गणतंत्र का मतलब ये भी है, राजनीतिक संप्रभुता की बात करेंगे, एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होना चाहिए, इससे अधिनायकवाद की बढ़ावा मिलेगी। ठीक है, राजा के हाथों में नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसके हाथों में होना चाहिए? लोगों के हाथों में होनी चाहिए। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होना चाहिए, मतलब किसी भी व्यक्ति को मतलब विशेषाधिकार नहीं दे सकते। इसलिए भारत में देखिएगा किसी भी प्रकार का उपाधि वगैरह भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये सारे चीजें गणतंत्र के सही चीजों को दर्शाता है। अभी तक आप लोग गणतंत्र का मतलब समझते थे लोकतंत्र। लोकतंत्र गणतंत्र नहीं है। ठीक है, गणतंत्र का मतलब होता है वैसा देश जिसके, उस देश को गणतांत्रिक देश मानेंगे जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशागुणत नहीं है। ठीक है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से मतलब क्या होगा? चुना जाता होगा। ठीक है, और साथ में, ठीक है, गणतंत्र का 2 और भी बातें शामिल है। पहले की राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होगी, मतलब राजा और रानी के हाथों में न होने की बजाय या फिर राष्ट्राध्यक्ष के हाथों में न होने की बजाय जनता के हाथों में होगा। ठीक है, जैसे भारत में क्या है, राष्ट्रपति बहुत बड़े हैं, लेकिन राष्ट्रपति का भी चुनाव मतलब जनता के माध्यम से ही होता है, भले अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन कहीं न कहीं से लोकसभा के सदस्यों को, विधानसभा के सदस्यों को हम ही लोग ना डायरेक्ट रूप से चुनते हैं, वही जाके आगे चल के राष्ट्रपति बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया से होती है। ठीक है, बाकी शब्द जो है, जो कि न्याय रह गए, समता रह गए, अखंडता रह गई, इस सारे शब्द को कल हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे इसे क्या है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन भी आप लोग को दूंगा प्रियम्बल से, ताकि आप लोग इसको लिख सके। ठीक है, पढ़ कर आया कीजिए तो अच्छे से आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। बताइए, कोई डाउट?